नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक पहली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की जनजाति 10वीं यूनिट को प्रारंभ कर लिया था और फिर जो क्लास स्टार्ट हुई थी, पहले सिलेबस देखा। सिलेबस के बाद में हमने पूरी यूनिट 10 के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में हमने चर्चा की। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश में जनजाति, सामान्य परिचय, भौगोलिक विस्तार व जनसंख्या। आज ये क्या है, क्लास नंबर 3 है। इसका क्रम कौन सा है, तीसरे नंबर का क्लास, तीसरे नंबर की एक कक्षा है। यहां तक हम देख चुके थे, पूरा ये सब डिटेल हम देख चुके थे। जनजाति क्या है, आदिवासी कौन है, संविधान में इनके बारे में कहाँ बताया गया है, चंदा समिति, ये सब हम पढ़ चुके थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में जनजाति का भौगोलिक विस्तार। हमको यहां से देखना है, मध्य प्रदेश में जनजाति का भौगोलिक विस्तार हमको देखना है। सामने आप नक्शे में देख पा रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश का नक्शा जो मैंने स्वयं अपने नोट्स में बनाया था, उसी को यहाँ पर क्या है, पेस्ट किया है। यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। जैसे अगर इस नक्शे को या इस मैप को मैं अगर 4 भागों में अगर बांटता हूँ, तो ये तो हो जाता आपका उत्तर, ये हो जाता आपका दक्षिण वाला भाग, ठीक है। और यहां से हम इसको ऐसे बांट ले तो ये हो जाता आपका पूर्व, और ये हो जाता आपका कौन सा, पश्चिम वाला भाग, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो भैया उत्तर में कौन सी जनजाति दिख रही है आपको, सहरिया जनजाति मिल रही है। इधर अगर आप पूर्व की ओर जाते हैं तो कोल भी मिल रही है, पनिका भी मिल रही है, बेगा भी मिल रही है और गोंड भी मिल रही है। दक्षिण में अगर हम जा रहे हैं तो कोरकू मिल रही है, भारिया भी मिल रही है, गोंड भी मिल रही है। पश्चिम में अगर हम जा रहे हैं तो हमको भील मिल रही है, भील की एक उपजाति होती है भिलाला, हमको कोरकू भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से नक्शे के माध्यम से क्या है, भौगोलिक विस्तार है कहाँ कहाँ पर। और बात किया है कि गोंड का सर आपने डायग्राम नहीं बना, गोंड लगभग लगभग कई जगह क्या है, कई क्षेत्रों में, जैसे यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, आपके पांडुरनाथ, सब में आपको गोंड जनजाति मिल जाएगी। बात करते हैं आगे। यहाँ आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो मध्य प्रदेश के जनजाति प्रदेश 4 प्रदेशों में इसको हमने बांट दिया है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ क्या, पूर्वी जनजातीय प्रदेश। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पूर्वी जनजातीय प्रदेश। तो पूर्वी जनजाति प्रदेश, इधर वाले पूर्वी जनजाति प्रदेश के बारे में बात कर लेंगे। पश्चिमी जनजातीय प्रदेश, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी जनजाति प्रदेश वाले के बारे में हम पढ़ लेंगे। उत्तरी जनजाति प्रदेश, तो इधर उत्तरी जनजाति प्रदेश के बारे में पढ़ लेंगे। और चौथा दे रखा है मध्य दक्षिणी जनजातीय प्रदेश, तो ये मध्य और ये दक्षिणी जनजातीय प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने देखा कि किस तरीके से ये सब आपका डायग्राम जो है दे रखा है और ये से कैसे मैच करता है वो मैंने बता दिया। अब हमको इसको क्या है, विधिवत रूप से, लिखित रूप से हम इसको देखते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे पूर्वी जनजातीय प्रदेश। किसको देखेंगे हम लोग, पूर्वी जनजातीय प्रदेश को देखेंगे। और पूर्वी जनजातीय प्रदेश जो है आपका किस तरीके से उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले कि यह पूर्व भाग में स्थित होने के कारण इसको पूर्वी जनजातीय प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अक्षरतः ये सभी में आपको एक लाइन कॉमन मिलेगी, पूर्वी क्षेत्र में होने के कारण इसको पूर्वी जनजातीय प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश की 14% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में जो टोटल कुल जनजातीय जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत है बच्चों, 14% है। इस जनजातीय प्रदेश में शहडोल मिल जाएगा आपको, सिंगरौली मिल जाएगा, अनूपपुर मिल जाएगा, और उमरिया, सीधी, कटनी, ये सब क्या है भैया, प्रतिशत के आधार पर जो इसके अंतर्गत आने वाले, इस जनजातीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम यहाँ पर विस्तार से दे रखे। समझते चलिए और अपने फैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से, है ना, कॉपी में लिखते चलिए। गोंड, कोल, बेगा इस क्षेत्र की मुख्य जनजाति। अगर पूछ ले गोंड, कोल, बेगा, अभी एक पनिका भी हमने देखी थी, इस क्षेत्र की क्या है, प्रमुख जनजाति है जो पूर्वी जनजातीय प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। इस जनजातीय प्रदेश में रीवा का पठार भी आता है। भैया रीवा का जो पठार है वो पूर्वी भाग में आता है आपको, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में रीवा के पठार के आसपास कोल जनजाति प्रमुख जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल बात कर चुके हम। इस क्षेत्र में मंडला, डिंडोरी, उमरिया, बालाघाट जिलों के कुछ भागों में बेगा चक बनाए गए हैं।
जो ये भाग बताया मैंने उसमें कुछ बेगा चक बनाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र की जनजातियों में साक्षरता का जो प्रतिशत है अपेक्षाकृत क्या है बच्चों, वो अधिक है। जो क्या कह सकता हूं, इस जो क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत है वो क्या है, अपेक्षाकृत दूसरे के अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है। यहाँ पर आपको साक्षरता ज्यादा मिलेगी, ठीक है, और ये बेगा चक वाले क्षेत्र में तो मिलेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगली स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पर क्या, पश्चिमी जनजाति प्रदेश, मोस्ट एंड सुपर आईएमपी भैया। पश्चिमी जनजाति प्रदेश बहुत बड़ा जनजाति प्रदेश है, पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी जनजाति प्रदेश कहा जाता है। इस जनजाति प्रदेश में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और धार, मंदसौर, ये सब, ये धार तो हो चुका है, मंदसौर वगैरह सारे के सारे क्या है, जिले हैं। जहां अभी देखो पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी जिला अलीराजपुर प्रतिशत के आधार पर वो यहाँ दे रखा आपको 88.98 या फिर कह सकता हूं 89%, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है जनजाति की, धार, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। बात करते हैं हम लोग इस प्रदेश की प्रमुख जनजाति भील, भिलाला और कोरकुए। अभी मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इस जनजाति प्रदेश में विंध्य श्रेणी तथा सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी भाग, नर्मदा की निचली घाटी तथा मालवा पठार का कुछ भाग आता है। अभी जस्ट मैप में हमने समझा था पश्चिम भाग में, और आपको पता है कि विंध्याचल और जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके पश्चिम भाग में भील जनजाति का निवास स्थान है, और मालवा का पठार जो है उसका भी कुछ भाग इसके अंतर्गत बताया है, ठीक है। ये फैक्ट इंपोर्टेंट नहीं है। इस कटे फटे पहाड़ी प्रदेश में मुख्यतः भील जनजाति बसती है, जिनके बिखरे हुए छोटे छोटे गांव वहां पर आपको देखने को मिलते हैं अगर आप झाबुआ अलीराजपुर में जाते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। और उत्तरी जनजाति प्रदेश की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उत्तर में स्थित होने के कारण इसको उत्तरी जनजाति प्रदेश कहते हैं, और इसके अंतर्गत भैया क्या है, बुंदेलखंड का क्षेत्र भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो जिला है वो है आपका श्योपुर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, श्योपुर हो जाएगा। ये बहुत ही कम मात्रा में ये जिले, बाकी मैंने नाम लिख दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्योपुर है। इस प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है बच्चों, सहरिया जनजाति है, जो भारत की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जो मध्य प्रदेश की विशेष 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक है, भारत की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। कौन, सहरिया, जिसका निवास क्षेत्र कौन सा आपका, उत्तर का जनजातीय प्रदेश। इस जनजातीय प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार का भाग आता है। बुंदेलखंड में सोर, पनिका एवं खेरवार जनजातियां रहती है। तो ये हमने इसमें आसानी से देख लिया है। अब आते हैं हम लोग चौथे की ओर, मध्य और दक्षिणी जनजातीय प्रदेश की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है मध्य और दक्षिणी जनजातीय प्रदेश। इसका विस्तार दक्षिण भाग में होने के कारण इसको दक्षिणी प्रदेश कहते हैं, और कई थोड़ा थोड़ा भाग इसका क्या है, मध्य प्रदेश के मध्य में, खास करके गोंड जनजाति के लिए ये यूज किया गया है। इस जनजातीय प्रदेश में डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना और ऐसे जिलों, आदि जिलों को इसमें क्या किया गया विद्यार्थियों, शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश मैकाल श्रेणी तथा पूर्वी सतपुड़ा का भाग है। मैं आपको बोल चुका था कि जो मध्य प्रदेश हम ऐसे करके बनाते हैं, बनाने का प्रयास कर लेता हूं, बन जाता तो ठीक है। जैसा भी मध्य प्रदेश भैया, इस साइड मैंने आपको बताया था कौन सी जनजाति मिलेगी आपको, भील जनजाति मिलेगी पश्चिमी क्षेत्र में, और इधर साइड मैंने आपको बताया था कौन सी, कोल, पणिका, बेगा और गोंड भी मिलती है। लेकिन दक्षिण क्षेत्र में आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपको कौन सी जनजाति खास करके मिलती है, तो यहाँ आपको मिलेगी कौन कौन सी, ये लिखी होगी आपकी कहाँ पर, प्रमुख जनजातियों में गोंड, बेगा, कोल, कोरकू, प्रधान, भारिया यहाँ पर मिलेगी। और ध्यान रखना इसमें मैंने कहा था, ये लिखा भी है मैकाल श्रेणी तथा पूर्वी सतपुड़ा का भाग है, इसके मध्य का भाग होगा ये, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर आपका पश्चिमी और ये आपका जो होगा पूर्वी, इसके मध्य का भाग। पश्चिम में महादेव पहाड़ तथा इसका निवास, इसका विस्तार है। और इस जनजाति प्रदेश की प्रमुख जनजातियां गोंड, बेगा, कोल, कोरकू, प्रधान, भारिया आदि है। मैं यूं कहना चाहता हूं आपसे कि जो सतपुड़ा का पर्वत है उसकी मैकाल श्रेणी,
जो है इसका सबसे पूर्वी विस्तार, और अगर हम महादेव पहाड़ आएंगे तो वहां पर हो जाएगा ये महादेव पहाड़ी पचमढ़ी होशंगाबाद में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पश्चिमी विस्तार हो जाएगा। इसके मध्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने क्या रखी है, एक लिस्ट बना के रखी है, उसके माध्यम से भी आपको पूरी जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जिलेवार आपको क्या दे रखी है, पूरी लिस्ट तैयार करके दे रखी है। तो देखिए एक एक करके समझेंगे। मध्य प्रदेश में जिलेवार एवं क्षेत्रवार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, इस बार सिलेबस में जनजातियों को यूनिट 10 में जोड़ा गया है आयोग के स्थान पर। तो भैया ध्यान रखना, प्रश्नों की संख्या 10 से 12 होने वाली है, तो आपसे बिल्कुल 2000 के आंकड़े भी जनजाति से संबंधित पूछेंगे, कला संस्कृति सब पूछेंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, यूनिट को कंप्लीट करना, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है। पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, जनजाति प्रदेश, वो भी कौन सा, पश्चिमी जनजातीय प्रदेश। तो बच्चों पश्चिमी जनजातीय प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, 55,54,666, जो कि क्या है बच्चों सबसे ज्यादा है पूरे मध्य प्रदेश में। 4 भागों में इसको मैंने बांटा था, पश्चिमी जनजातीय प्रदेश, पूर्वी जनजातीय प्रदेश, उत्तर जनजातीय प्रदेश और मध्य दक्षिणी जनजातीय प्रदेश। उसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मैंने बताया आपको पश्चिमी जनजातीय प्रदेश बताया है। ठीक है, पूरे कह सकता हूं मध्य प्रदेश में कितना एरिया कवर करता है, 33.27% जनसंख्या जो है इस क्षेत्र में है। बात करते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसका धार जिला है, जिसमें जनसंख्या कितनी है, 12,22,814, जो कि कितनी है भैया, 55.94% है। और पूरे मध्य प्रदेश में 7.98। और अगर बात करें इसमें जो आपका पश्चिमी जनजातीय प्रदेश में, उसमें इसका धार जिले में टोटल 55 क्या है आपका 94 धार में रहती है। बड़वानी की अगर बात करता हूं 9,62,145, इसका भी आपको दे रखा है क्या, प्रतिशत दे रखा है बच्चों कि बड़वानी में कितने प्रतिशत जो है आपके एसटी है, तो वो हो जाएंगे 69.42 69.42। और यहाँ पर देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत, 6.28। तो ऐसे ही सारे आपको झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, खंडवा, रतलाम के बारे में दे रखा है। यहाँ जो है उनका प्रतिशत दे रखा है, जिले में कितने कितने हैं। देखो आपको रतलाम में यहाँ पर क्या दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, 27.17% एसटी है वहां पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पूरा प्रतिशत दिख रहा है मध्य प्रदेश की पूरी जनजातियों में 1,53,16,784 में इनका प्रतिशत यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलो ऐसे ही हम और भी आगे बढ़ेंगे और आगे सारे जनजाति प्रदेश के जनसंख्या जनांकी आंकड़े समझेंगे। देखिए यहां पर अब आ चुका है आपका कौन सा, मध्य दक्षिणी जनजातीय प्रदेश। तो मध्य दक्षिणी जनजातीय प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 35,62,673। और ध्यान रहे इस बात का, यह राज्य के अनुसूचित जनजाति का कितने प्रतिशत है, 23.38% आपको मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनजाति जनसंख्या की बात कर रहा हूं, 7,69,378 यहाँ पर क्या है, एसटी जनसंख्या है, जो कि कितनी है 55.94। और यहां देखेंगे तो कितना लिखा हुआ, 5.03 जो है प्रतिशत है इसका, किसमें, पूरे जनजातीय प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश के। ठीक है, पांडुरना अभी नवनिर्मित जिला, इसके आंकड़े यहाँ पर है नहीं। बैतूल की बात करें तो उसका भी दे रखा है, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, हरदा, सबका यहाँ पर क्या दे रखा है, अलग अलग तरीके से विस्तार पूर्वक दे रखा है। सारे आंकड़े दे रखे हैं, अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार ये क्या है आपका जनजातीय प्रदेश का उल्लेख है। 2 हो चुके हैं। अब मैं तीसरे की ओर आगे बढ़ता हूं, तो क्या लिखा हुआ, पूर्वी जनजातीय प्रदेश। ये लिखा हुआ आपका कौन सा, पूर्वी जनजातीय प्रदेश। पूर्वी जनजातीय प्रदेश की जनसंख्या कितनी, 21,50,235, जो कि पूरे मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या का 14.04% देखने को मिलेगा। बात करते हैं शहडोल की कितनी है, यहाँ पे लिखा है 4,76,008, जो कि क्या है आपका 44.65, मतलब कि शहडोल में 44.65% एसटी के आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत का कितना है, जनजातीय जनसंख्या का 3.11%। ऐसे सारे ही सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, सीधी, उमरिया, और यहाँ पर एक और आपको दे रखा है कौन सा, उत्तरी क्षेत्र, है ना। इसी में हमने कर दिया इसको, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में एकमात्र जिला आपको देखने को मिलता है, खास मैंने अभी जस्ट लास्ट में बताया था श्योपुर, जो कि श्योपुर की कितनी 23.47% जनसंख्या एसटी है। और पूरे मध्य प्रदेश में इसका कितना है भैया, 1.05
इस क्षेत्र का भी और इस क्षेत्र का भी, ठीक है। बाकी इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो बहुत ही कम जनजाति जनसंख्या है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये चारों मैंने आपको करवा दिए हैं क्रम से। आगे हम बढ़ते हैं भाई साहब, प्यारे विद्यार्थी, इसको हमने देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम लिखे और उनका क्या दे रखे, उनके जिले दे रखे, उनका संकेंद्रण दे रखा है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे मैंने एक जनजाति की बात करी, भील जनजाति, तो आपके मन में ये आता है कि भील जनजाति आखिर में मध्य प्रदेश में कहां पर निवास करती है, कौन कौन से जिलों में निवास करती है। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, उनका संकेंद्रण कहां पर है, मेन सेंटर कहां पर है उनका। मैं देखता हूं कि गोंड जनजाति के बारे में अगर यहां पर लिखा हुआ है तो गोंड जनजाति के बारे में क्या कहा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संपूर्ण मध्य प्रदेश। एक मिनट, संपूर्ण मध्य प्रदेश किसका, गोंड जनजाति का, ठीक है। बात करते हैं भील और भिलाला, तो ये हो जाएगा धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, खंडवा और भी अलीराजपुर, बड़वानी। इस क्षेत्र में क्या मिलेगी आपको, भील भिलाला मिलेगी। सहरिया, तो ये शिवपुरी नहीं है भैया, ये गलत है, शिवपुरी नहीं है यहाँ पर, यहाँ आएगा आपका श्योपुर जिला, ठीक है, खास करके श्योपुर जिला। और ये जो आपका मुरैना और ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बेगा में शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट, डिंडोरी, इसमें आपको बेगा देखने को मिलती है। मंडला दे रखा है यहाँ पर। मंडला में आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर गाइड का काम करती है बेगा महिलाएं, है ना। भारिया का अगर देखते हैं हम लोग, जबलपुर, मंडला, शहडोल, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट। बालाघाट बहुत फेमस है भैया। बालाघाट के तामिया में क्या है, भारिया जनजाति निवास करती है। पातालकोट में सबसे पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की ये। कोल जनजाति की बात करें तो कोल कहाँ का है, रीवा, सतना, खास करके रीवा में मिलेगी। सौर, कोरकू, अगरिया, पनिका, प्रधान, कंवर, यहाँ पर खेरवार और इसके नीचे सौर लिखी होगी आपकी। ये सारी जनजाति आपको दे रखी है। मैं इनको सबको विस्तार से पढ़ाऊंगा, चिंता करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। बस क्लास के अंत तक बने रहे। हर वीडियो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज्यादा क्या है, मददगार साबित होगा। तो आप जो है हमारी क्लासेस को डेली वॉच करें और अपने लक्ष्य को पाने में क्या है, मदद मिलेगी आपको। बात करते हैं हम लोग, यहां दे रखा है आपका क्या, यहां दे रखा है प्रमुख जनजातियां, उनके संकेंद्रण। तो भैया ध्यान रखना, यहां पर एक ही जनजाति के बारे में, बाकी सबका फिक्स है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में गोंड ही ऐसी जनजाति है जो सभी जनजाति पेटियों में पाई जाती है। मतलब ये यूं कह रहा हूं कि ये झाबुआ अलीराजपुर में भी देखने को मिल सकती है, ये आपको उत्तर में भी देखने को मिल सकती है, ये दक्षिण में, पूर्व में, मध्य में, जबलपुर में, कटनी में, भोपाल में, कहीं भी आपको पूरे मध्य प्रदेश में क्या है, लगभग जो जो पेटियां हैं उनमें आपको कौन देखने को मिल सकती है, गोंड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसके बारे में बात की जाए, फिर भी इसका वास्तविक क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था जस्ट कौन सा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश इसका वास्तविक क्षेत्र मिल जाएगा। अगर ऐसे देखा जाए, ये आपका अगर मध्य प्रदेश है तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका क्या, ईस्ट, और ये साउथ, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है आपका देखने को मिलेगा गोंड जनजाति का खास करके। इसके अलावा अन्य जनजातियों के निवास के सीमित और निश्चित क्षेत्र हैं, ठीक है। लगभग इनके क्या है, जैसे भील जनजाति, तो आपको मालूम है कहां पाई जाती है भील जनजाति, पश्चिम क्षेत्र में, सहरिया उत्तर क्षेत्र में, ठीक है। बेगा, मंडला और बेगा, मंडला और बघेलखंड के पठार में रहते हैं। कौन रहते हैं, बेगा, मंडला और बघेलखंड के पठार में रहते हैं। कोलो को अगर देखें तो खास करके रीवा क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। कोरकू देखते हैं तो भाई साहब ये सतपुड़ा क्षेत्र के वासी है, मतलब ये आपको मिलेंगे कहाँ, बैतूल वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सौर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र मिल जाएंगे। अब देखो एक शब्द निकल के आता है यहाँ पर, जनजातीय संयोजन। आपको ये तो मालूम है कि एक जिले में एक जनजाति नहीं रहती होगी, एक जिले में कई सारी जनजाति निवास करती है, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग जनसंख्या में। तो इस प्रकार से हम देखें कि प्रत्येक जिले में एक से अधिक जनजातियां रहती है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जिलों की प्रमुख जनजातियों को पहचाना जाए और जिले की प्रमुख जनजातियों के समूह को जनजातीय संयोजन कहा जा सकता है। मतलब एक जिले के अंदर कई सारी जनजाति रहती है, लेकिन कुछ जनजातियों को क्या है, यह लिखा भी है, आवश्यक हो जाता है कि प्रमुख जनजातियों को पहचाना जाए कि उस जिले में सबसे ज्यादा, अब उसके लिए क्रम क्या हो सकता है, जनसंख्या हो सकता है कि भैया ज्यादा जो जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, उस जिले की, है ना, जैसे जीआई टैग दिया जाता है, दिया जाता है भौगोलिक संकेत, ऐसे ही क्या हो जाता है कि मुख्य रूप से अलीराजपुर, झाबुआ अगर आप जाते हो तो वहां भील जनजाति मिलती है। हालांकि भील के अलावा और भी वहां जनजाति आपको मिल जाएगी, लेकिन भील जनजाति क्यों, क्योंकि वह उस क्षेत्र की बड़ी जनजातियों में से
आती है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, जनजाति संयोजन। क्या कहेंगे उसको, जनजाति संयोजन कहेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है क्या, मध्य प्रदेश में जनजातियों का राजनीतिक विवरण, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ये जो है मैं दावा कर रहा हूं इसका भैया कि मध्य प्रदेश के कितने संभाग, तो भैया यहां पर हो जाएंगे मध्य प्रदेश के 7 संभाग। मध्य प्रदेश के कितने जिले, 21 जिले अनुसूचित जनजाति संभाग के रूप में नामित है। भैया ध्यान रखना कि ये तो हो गए संभाग के रूप में मतलब डिवीजन, और ये हो गए आपके डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले के रूप में क्या नामित हो गए। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 21 जिले जो है वहां पर आदिवासी की संख्या ज्यादा है, एसटी ज्यादा है। और अगर 7 संभागों की बात कर ले तो उसमें क्या है, कई अधिक मात्रा में क्या करती है, एसटी आदिवासी निवास करते हैं। तो वो 7 संभाग कौन से हैं, और नीचे क्या दे रखा है, 89 विकास खंड, जो आप लगातार 10 साल से पढ़ते आ रहे हो, जब से 2011 की जनगणना हुई थी कि भारत में मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, ऐसे कई बार आपने रटा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं जिसमें से 21 जिले आदिवासी, 10 संभाग है जिसमें से 7 संभाग आदिवासी, और यहां पर मैंने बोला 313 विकास खंड है जिसमें से 89 क्या हो जाएंगे, आपके आदिवासी विकास खंड हो जाएंगे। अगर बात करते हैं सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वाला संभाग है, 7 जिले के साथ में इंदौर संभाग सबसे बड़ा है। हालांकि इसमें इंदौर जिले ही शामिल नहीं है, बाकी इंदौर जिले में 8, इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं, 8 में से 7 शामिल है। बात करते हैं सबसे बड़ा आदिवासी विकास खंड, आदिवासी जिला धार है, जिसके अंदर कितने टोटल 12 विकास खंड आते हैं। कौन से कितने विकास खंड आते हैं, 12। बात करते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी संभाग, जिले व क्या है मंडल बार सूची निम्न प्रकार से आपको दे रखी है। देखो ध्यान समझना, एक एक चीजें यहाँ पर सारी आपको डिटेल से पूरी लिस्ट मेरे द्वारा ही तैयार की गई है, कोई डेटा भैया फैक्ट नहीं है, बिल्कुल कंटेंट आपको जबरदस्त आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है संस्थान द्वारा। तो आप सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करें। एक बात का विशेष ध्यान रख ले कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा का, अगर फॉर्म भर दिया है ऑनलाइन जाकर, तो विद्यार्थियों कि आपका पेपर एक ना एक दिन हो रहा ही है। तो इसलिए कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अभी कर्म करने का समय, आपको ये नहीं सोचना कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, आपको बस बहुत अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है, ताकि आप क्या है प्रीलिम्स परीक्षा में जब बैठे हो तो आपको कोई सा भी ऐसा प्रश्न परेशान ना करे कि भैया और समय अगर मुझे मिल जाता तो मैं बहुत अच्छी से पढ़ाई कर लेता। आपके पास अभी वर्तमान में समय है, आप पढ़ लीजिए। आपका जून में पेपर है, मई का महीना आपके पास में है, अप्रैल के भी लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, और जून के भी आपके पास में दिन रहेंगे, तो बहुत सारा समय आपके पास में, और आप अच्छी से तैयारी कर सकते हो। अब भैया ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जनजातियों का राजनीतिक विवरण में सबसे पहला जो संभाग है वो कौन सा संभाग है बच्चों, तो ये संभाग है आपका इंदौर संभाग। कौन सा संभाग है ये, इंदौर संभाग। ये कौन सा संभाग है बच्चों, इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में टोटल कितने विकास खंड मिलेंगे बच्चों, 40 विकास खंड मिलेंगे। ध्यान रखना, इसमें 1 2 3 पूरे 7 जिले हैं, 7 जिले के अंदर 40 विकास खंड आते हैं, और इसमें धार भी भैया जो सबसे ज्यादा है वो भी इसी में आता है। खंडवा में 1 विकास खंड, खरगोन में 7, बड़वानी में 7, झाबुआ में 6, अलीराजपुर में 6 और बुरहानपुर में, इस प्रकार से 40 विकास खंड इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, और 7 जिले। ठीक है, चलो बाकी ये जो संभाग है आपका कौन सा है, ये है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा, आपका जबलपुर संभाग, जिसमें मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बालाघाट, डिंडोरी आते हैं। और इसमें टोटल अगर देख लूं मैं तो 28 विकास खंड है। कितने, 28। ये जो संभाग है आपका कौन सा संभाग है, शहडोल संभाग है। कितना संभाग है, शहडोल। इसमें टोटल 9 आदिवासी विकास खंड आते हैं। बात करते हैं हम नर्मदापुरम संभाग की, तो यहां पर देखिए नर्मदापुरम संभाग में एक जिला तो स्वयं नर्मदापुरम है और दूसरा बैतूल है। ये नर्मदापुरम होशंगाबाद का भैया क्या है वर्तमान जो नाम है, 1 और ये 7, तो टोटल कितने हो गए, 8। यहां पर अगर हम देखें तो ये जिला कौन सा मिलेगा आपको, ये रीवा जिला है। रीवा जिले में, रीवा संभाग में आपका सीधी जिला आता है और 1 विकास खंड है। चंबल संभाग में एकमात्र जिला श्योपुर है जिसमें 1 विकास खंड है, और उज्जैन संभाग में एकमात्र जिला रतलाम है जिसमें 2 विकास खंड है। इनको सबको जोड़ लोगे बच्चों तो 89 आपको विकास खंड मिलेंगे, किसमें से 313 में से आपको 55 जिलों में से कितने 21 जिले हो जाएंगे यहाँ पर, और हो जाएंगे आपके 7
संभाग। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या परिदृश्य। सिंपल बात है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या कितनी है बच्चों, एसटी कितने हैं, 1,53,16,784, जो पूरे मध्य प्रदेश के कितने हैं, 21.09% है। ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखे कि पीपीटी पर केवल हाथ फेरने का कार्य यहाँ पर से किया जा रहा है। ये भैया तथ्य वाले प्रश्न है, ये बिल्कुल फैक्ट प्रश्न है जो आपको क्या करने, तैयार करने, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है कि जनसंख्या इतनी है तो क्यों है। ठीक है, 1,53,16,784 डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है, सॉरी कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 21.09। एसटी की अगर बात करता हूं तो भैया ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का देश में क्या है बच्चों, पहला स्थान है। पूरे 28 राज्यों में से सबसे पहला स्थान किसका है, एमपी का आपको पहला स्थान मिल जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से ये कौन सा है, 13वें नंबर पर है। कौन से नंबर पे, 13वें। पहले नंबर पे कौन सा आता है, मिजोरम आता है, जहां की जनसंख्या कितनी है, एसटी जनसंख्या प्रतिशत में 94 के आसपास है, 94% कुछ है। तो वहां पर जितनी जनसंख्या मिजोरम की, उसके 94% जो है वहां पर एसटी है, लेकिन जनसंख्या उतनी नहीं है वहां पर जितनी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। मैं बोल चुका हूं आपको कौन कौन सी भैया, कीर, यहां बोल चुका था मैं आपको पारदी, और एक और बोल चुका था मैं आपको कौन सी, मीना। इन तीनों जनजाति को क्या कर दिया गया है, 2003 में एक अधोसूचना के माध्यम से हटा दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितने को देखने को मिलता है, 984, 1000 पुरुषों पर 984 महिलाओं की संख्या। बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात राज्य के बालाघाट में मिलेगा। भैया ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मतलब वहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है। 1000 पुरुष जो है उस पर महिलाओं की संख्या 1050 आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है 10 की वृद्धि वाला जो जिला है वो कौन सा है बच्चों, आपका छतरपुर जिला है। कौन सा जिला है, छतरपुर जिला है, जहां पर खजुराहो स्थित है। और सबसे न्यूनतम अगर बात करता हूं तो मंदसौर है। क्या हो जाएगा, न्यूनतम में क्या हो जाएगा आपका, मंदसौर है। नकारात्मक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, मतलब जहां पर कम हो गई है तो वो है आपका मंदसौर देखने को मिलता है। तो भाई साहब क्या आपका भिंड, और यहाँ पर देखने को मिलता है आपका उज्जैन। यहाँ पर बहुत आपको क्या है ना, इनकी जनसंख्या क्या है, एसटी की वृद्धि जो है 10 साल में वो इतनी है, डेटा दे रखा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या साक्षरता 50.6%। अभी इसके बारे में एक बार और चर्चा करूंगा मैं, जब भारत के साथ कंपेयर करूंगा मध्य प्रदेश की जनजातियों को, तो 50.6%, जिसमें से पुरुष साक्षरता कितनी मिलेगी, 59.6%, और महिला साक्षरता कितनी मिल जाएगी आपको, 41.5%। और संपूर्ण भारत के लिए अगर हम देखें तो टोटल कितनी, 59 एसटी की। ठीक है, पुरुष की इतनी है और महिला की कितनी मिलेगी, 49.40। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि पूरे भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, पूरे भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, और वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास देखने के बाद में जो भी फील होता है कि जो क्लास है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप अपनी तरफ से कोई सुझाव संस्थान को दे सकते हैं, तो स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका कोई भी कीमती सुझाव आप हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपको समस्या यहाँ पर पीपीटी में लग रही है, या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है, शिक्षक और भी क्या है, मोटिवेट होता है अपने विद्यार्थियों के कमेंट से, और अगर आप बताओगे तो हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से आपको समझाएगी, ताकि क्या है आप प्रारंभिक परीक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसको हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते भैया, ये सूची आ गई है भारत और मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए यहां हम देखते भैया, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि विवरण, पहले तो क्रम दे रखा है आपको, यहाँ पर विस्तार पूर्वक क्रम दे रखा है, क्रम को भी समझेंगे हम लोग। इसको इधर रख देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्रमांक दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर 12 मैंने बिंदु रखे। जैसे सबसे पहला बिंदु है आपका विवरण का आधार क्या है, जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या है आपको 10,42,81,034। वहीं मध्य प्रदेश की 1,53,16,784।
समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। पुरुष जनसंख्या 5,24,09,823। महिला की अगर बात करते हैं तो 77,19,404। इस तरीके से पुरुष जनसंख्या के बाद महिला जनसंख्या भी दे रखी है आपको। ये सारे आंकड़े आपको तैयार करने एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। पर एक प्रश्न ये जरूर याद करना आप लोग, 8.60% पूरे भारत की जनसंख्या का जनजाति प्रतिशत 8.60% है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का जनजाति प्रतिशत 21.09% है। मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? मैं बात कर रहा हूं 7,26,26,809 का 21.9% कितना है आपका? ट्राइब है या फिर आपका जनजाति है। मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या का देश की जनसंख्या से प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो भैया यहां पर भारत का तो भारत से नहीं निकाला, लेकिन यहां पर इस फैक्ट को आप क्या कर दे, छोड़ दे, ठीक है ना, ये छोड़ दे इसको। और ना भी छोड़े तो भाई साहब क्या है, 14.70% है पूरे मध्य प्रदेश का, प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो, ठीक है। समूह की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या तो यहां पर देखने को मिलती है भैया 90% जो जनसंख्या है भारत की वो क्या है आपका, कहां पर निवास करती है बच्चों? तो ये गांव में निवास करती है 90% जनसंख्या। और मध्य प्रदेश की 92% जनसंख्या गांव में निवास करती है। महज शहर में अगर बात करें तो भारत में मात्र 10% और मध्य प्रदेश में मात्र 8%। 10 की वृद्धि की अगर बात करें तो भारत की है 23.66, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 10 सालों में भारत की जनसंख्या से भी क्या है भैया ज्यादा 10 की वृद्धि की है इसने, 25.20 की। बात की थी मैंने आप यहाँ पे लिंगानुपात की, तो भारत का लिंगानुपात 990 है भैया जनजाति का। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जनजाति में और 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में जनजाति, तो भैया क्या हो जाएगा 984 आपको लिंगानुपात मिलेगा मध्य प्रदेश में। साक्षरता दर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 59.00%, ये अभी हम बात कर चुके हैं, वापिस रिपीट नहीं करना, दोनों का आप समझ लेना, ठीक है। अगर बात कर ले यहाँ पर भैया किसकी, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, तो कितना है बच्चों 32। एक वर्ग किलोमीटर में भारत में 32 लोग निवास करते हैं, कौन? ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के। वहीं मध्य प्रदेश में 50 देखने को मिलता है। पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है भैया, मतलब जनजाति कितनी है टोटल संख्या नहीं, 705, और मध्य प्रदेश में 43 है, ठीक है। वर्तमान में 46 थी लेकिन 43 अभी है वर्तमान में, ठीक है। चलो तो होप ये आपको सूची समझ में आई होगी। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसको और सारे फैक्ट को आप कर लेना, क्योंकि मैं भैया ध्यान रखना जब ये पहला मेरा लेक्चर खत्म होगा तो मैं आपको सारे क्या करवाऊंगा, आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगा। फिर आपको क्या करना है, आपको अभ्यास करना ही केवल आपका उद्देश्य रह जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आप अगर विशेष रूप से क्रम से अगर पढ़ेंगे और अगर फिर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न या अभ्यास करने की प्रयास करेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे और अब आपके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों, अब यहां पर दे रखा है एक और डेटा मैंने आपके लिए लिया है कि मध्य प्रदेश के वो जिले जिनकी जनसंख्या पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, आदिवासी जनसंख्या या फिर एसटी जनसंख्या, ठीक है। और वही मैंने एक आंकड़ा और रखा कि प्रतिशत में भी कौन से 3 जिले अग्रणी हैं, आदिवासी जिले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा जनसंख्या धार जिले की है, 12,22,814। आदिवासी जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पे जिला कौन सा है आपका, धार जिला। फिर दूसरे नंबर पे आता है बड़वानी और तीसरे नंबर पे आता है झाबुआ। भैया ये आपके एग्जाम में क्रम से जमाने पे आते हैं, आरोही क्रम में जमाइए या फिर इनको अवरोही क्रम में जमाइए। तो मैंने यहाँ पर टॉप 5 ना लगाते हुए टॉप 3 लगाए ताकि आपको क्या है ज्यादा समस्या ना हो, और अगर इनको आप तैयार कर लेंगे तो आप टॉप 5 भी कर जाएंगे। अगर हम बात कर ले अधिकतम इतना हो गया तो न्यूनतम कितना है सर, तो न्यूनतम अगर हम देखेंगे तो भिंड जिला जो है सबसे कम 6,131, कहां 12 लाख और कहां 6,000, ठीक है, बहुत कम हो गया। दतिया में है मात्र 15,061 और मुरैना में आपको मिलेंगे 17,061। ये तो हो गया आपकी जनजाति जनसंख्या। अगर हम वहां की प्रतिशत के आधार पर हम देखें जनजाति तो सबसे ज्यादा है अलीराजपुर, अलीराजपुर में 89.0%। इसके पहले मैंने बात की थी आपको कि 88.98%, वही है आपका ये 89, नहीं तो आप है ना गड़बड़ कर दो सब मामला। यहां पर देखते हैं झाबुआ में कितना है 87.0%। बड़वानी में हो जाएगा आपका 69.4%, मतलब उस जिले की जनसंख्या का कितने प्रतिशत आदिवासी है वो डेटा है आपका ये। सबसे कम भिंड में मात्र 0.4%, मुरैना में 0.9% और
और दतिया में मात्र 1.9% आपको क्या मिलेंगे बच्चों देखने को, आदिवासी मिलेंगे या फिर एसटी आपको ट्राइब मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। अब यहां पर आपको मैंने क्या है, पूरी जो मध्य प्रदेश की जनजाति है, टोटल कितनी जनजाति के बारे में हम चर्चा करेंगे, 43 जनजातियों के बारे में बात करेंगे। तो उनको पूरी को मैंने क्या है यहाँ पर है ना 2 स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। अभी यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, 33 कितनी दे रखी है, 1 से लेकर टोटल कितनी दे रखी है, 33 जनजातियों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली गई है। ये रखी 33 मुंडा। ठीक है, यहाँ पर आपको अगरिया, आन, बेगा, भैना, भारिया, भूमिया, भूमार, भूमिया, भारिया, ये सब जो है भैया, भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, भील, बीना, ये सब उपजाति हो चाहे जाति जनजाति हो, ये सारी इसमें शामिल कर ली गई है। खरिया हो, खेरवार हो, और ये देखो कीर आपका विलोपित कर दी गई है, मीना विलोपित कर दी गई है, पारदी विलोपित कर दी गई है। ठीक है, ये 33 हो गई। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी टोटल, ये मिल गई आपको कितनी 46 मिल गई, जिसमें से आपको मैंने बोला 2 तो अभी उधर हटा दिया था, एक और आपको कौन सी जनजाति के बारे में बताया था, पारदी जनजाति। तो इस तरीके से 3 जनजातियों को क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया है। तो 46 में से कितनी बच जाएगी टोटल, ये लिखा है यहाँ पर पारदी है ना भैया, पारदी को विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, हाँ चलो यहां पर अब बात करते क्या है आपका इसके बाद की स्लाइड के बारे में। अब भैया कुछ बातें इंपॉर्टेंट ये है कि जनजाति में से भी विशेष पिछड़ी जनजाति की अगर बात कर ले तो पहले तो हम ये देखें विशेष पिछड़ी जनजाति है क्या। ठीक है, चलो यहां पर समझने का प्रयास करेंगे आप लोग भी मेरे साथ में। देखते हैं कि कुछ जनजातियों को जनजातीय समूह के बीच उनकी अधिक भेद्यता के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में चिन्हित किया गया है और पहले इन्हें आदिम जाति समूह के रूप में जाना जाता था। हम केवल अभी परिभाषा देख रहे हैं इनको कि किन्हें हम क्या कह सकते हैं, आदिम जाति, या फिर कह सकता हूं कि पीवीटीजीएस कह सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, भारत सरकार द्वारा 76 जनजाति समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में माना गया है। इस जनजातियों में सबसे अधिक संवेदनशील समूह के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप की सोम्पेन जनजाति, सेंटलीज जनजाति, जारवा, उड़ीसा के बोडो, केरल के चोलानेकन, छत्तीसगढ़ के आमुजमड़िया, ऐसी जनजातियों को क्या है भैया, झारखंड की बिरहोर, ऐसी जनजाति को क्या किया गया है, विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में रखा गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो मध्य प्रदेश की 43 जनजाति में से मात्र 3 जनजाति क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे हम पहले देख लें कुछ और तथ्यों के बारे में हम समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि विशेष पिछड़ी जनजाति का आधार क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम देखें कि पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किए जाने के मानदंड क्या है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा वनों पर निर्भर आजीविका। इनकी जो आजीविका होती है वो किस पर निर्भर होती है, वनों पर ही निर्भर होती है कि भैया वर्षा होगी, उसमें फल आएगा तो हम क्या करेंगे भैया, फल खाएंगे या फिर लकड़ी को काट कर बेचेंगे, या जो भी है वनों पर ही इनकी क्या है, आजीविका रहती है। दूसरा, कृषि की पुरातन पद्धति, अगर खेती करते भी है तो जो पारंपरिक पद्धति चली आ रही है, स्थानांतरित कृषि हो, चाहे आपका क्या है वनों को जलाया जाए, वनों को काटा जाए, वैसे की जाने वाली पद्धति हो, जिस प्रकार भी स्थिर या घटती जनसंख्या, स्थिर या क्या हो जाएगी, घटती जनसंख्या, या तो इनकी जनसंख्या स्थिर है या फिर घट रही है, कम हो रही है, ऐसी जनजाति को। साक्षरता का निम्न दर, इनमें साक्षरता का क्या हो जाता है, निम्न रेट जो है आपका मिलता है भैया, लिटरेरी रेट बहुत कम है इसका, ऐसी जनजातियों का। दुर्गम दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था अंडमान निकोबार की जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, आपकी अंडमान निकोबार पर निवास करती है, जो कि भारत से, मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से बहुत ज्यादा दूर है और हमारी आधुनिक संस्कृति या कह सकता हूं कि आधुनिकता या टेक्नोलॉजी से भी बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो ऐसी जनजाति मैं बोल रहा हूं आपका, जैसे आपने देखा हो मध्य प्रदेश में इंदौर से आपका क्या हो जाएगा, जो बेगा जनजाति सबसे पिछड़ी जनजाति है, भारिया है, सहरिया है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर से मतलब कह सकता हूं बहुत ज्यादा दूर है और ऐसे क्षेत्र में है जहां पर क्या है घोर जंगल आपको मिलता है देखने को, उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ये इसका क्या आधार रखा गया था। चलो
अब भैया कुछ एक रिपोर्ट भी दे रखी है, इस रिपोर्ट के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था क्या, कि पहली बार 1973 में भारत सरकार द्वारा गठित एक आयोग था जिसका नाम था डेबर आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट में आदिम जनजाति नाम से एक अलग श्रेणी बनाई जिसका 2006 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कमजोर जनजाति या फिर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि इसका नाम परिवर्तित कब किया गया था और किस आयोग की सिफारिश पर जो है आपका आदिम जनजाति नाम से एक अलग श्रेणी बनाई गई थी। मानव अधिकार कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण क्षेत्र के अधिकार के प्रावधान इन विशेष पिछड़ी जनजातियों को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। तो भैया ये किसी और ने नहीं, केंद्र सरकार द्वारा इसको क्या गया, विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं, क्लास जो है हमारी क्या है समाप्ति की ओर बढ़ रही है, तो मैं 3 जनजाति के बारे में और बात कर लूंगा जो मध्य प्रदेश की है, जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मध्य प्रदेश में ये जब यूनिट नहीं जोड़ी गई थी इसके पहले भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते थे कि मध्य प्रदेश की 3 जनजाति बेगा, भारिया और हो जाएगी आपकी कौन सी, सहरिया, क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया किसको, इन तीनों को। सबसे पहले बेगा चक के बेगा हो जाएंगे जिनका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा, डिंडोरी जिले में करंजिया, बजाड़ा व समनापुर में आपका मिल जाएगा, क्या इनका समनापुर विकासखंड में फैले बेगा चक क्षेत्र के अंदर बसी बेगा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया, मतलब वही है आपका ये क्या PVTGS हो जाएगा। पातालकोट के भारिया जो छिंदवाड़ा जिले में आपको मिल जाएंगे, छिंदवाड़ा के तामियाकोट विकासखंड में। बात करते हैं नीचे लिखा हुआ ग्वालियर संभाग, तो भी ये ग्वालियर संभाग नहीं है, चंबल संभाग है। कौन सा, चंबल संभाग का जो श्योपुर जिला है वहां पर सहरिया जनजाति निवास करती है, तो भैया यहाँ पर क्या है, चंबल संभाग जो है वहां पर भी सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति या फिर PVTGS कमजोर या फिर विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा उसको प्रदान किया गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ST आदिवासी जो है पूरे मध्य प्रदेश में 21.09% है। विस्तार से हम देख चुके हैं इस वीडियो को। अगला वीडियो जो रहेगा मेरा, अगली जो क्लास रहेगी बच्चों, अगली क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी क्या, कि जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, संविधान में इनके लिए क्या रखा गया है, संविधान में इनके लिए क्या स्पेशल किया गया है, इनको आगे बढ़ने के लिए इनको भी विकास की धारा में आगे लाया जाए, इसके लिए सरकार ने क्या संवैधानिक उपबंध किए इनके लिए, और सरकार की नीतियां क्या क्या हो सकती है वो भी हम इसमें जो है जानेंगे। संविधान में संवैधानिक प्रावधान हम जो है जनजातियों के लिए देखेंगे। तो ये मेरी रहेगी अगली क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है, अच्छी लगे या कैसी लगे, आपको कमेंट जरूर करना बच्चों। इससे क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच।